हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका साइंस उसका चैप्टर साउंड को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। आपके ऑप्शन है, पहला है बेबी गर्ल, दूसरा है बेबी बॉय, तीसरा है सी यानी अ मैन, डी है आपका अ वुमेन, यानी छोटी लड़की की, खा है छोटे लड़के की, गा है पुरुष की, घा है और महिला की। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा आवाज या ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फीमेल्स की होती है, ठीक है। आपके जो है छोटे बच्चों की भी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अधिक होती है। तो सबसे कम किसकी होती है, मैन यानी पुरुष की, यानी आपका आंसर होगा सी अ मैन यानी पुरुष, ठीक है। तो आपका ये आपका यहाँ पे आंसर नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक टी अगेंस्ट दोस विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट दोस विच आर फॉल्स, यानी यहाँ पे जो आपको निम्नलिखित कथन दिए गए हैं उनके सामने टी में टिक करना है जो कि सही है, और अगर गलत है तो एफ पे टिक करना है यानी फॉल्स। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, यानी ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो ध्वनि होती है वो निर्वात में यानी वैक्यूम में नहीं चलती है। तो जैसे कि आपने जब हम एक्सपेरिमेंट देख रहे थे, कुछ आपकी एक्टिविटीज देखी थी, तो एक में हमने क्या किया था, मोबाइल फोन लिया था और एक आपके ग्लास के अंदर रखा, फिर उसमें से जो हवा थी उसे हमने जो वहां से हटा दिया था, और फिर हमने देखा था कि जो आवाज है वो कम हो गई या बंद हो गई। तो वहां पे हमने क्या किया था, एयर को सक कर लिया था, एयर को हटा दिया था, इस कारण हमें आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो ध्वनि है वो निर्वात में संचरित नहीं होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यानी ट्रू है। तो आपका आंसर होगा ट्रू, ठीक है, टी। नेक्स्ट है, द नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स फ्री टाइम पीरियड, ठीक है। क्या कहा है, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि जो है एक सेकंड में जितने दोलनों की संख्या होती है वो क्या कहलाती है, वो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कहलाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है यानी फॉल्स, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे। अगला स्टेटमेंट है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड इज फीबल, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद है। तो आपसे ये कहा गया है कि अगर जो कंपन का आयाम होता है, एम्पलीट्यूड होता है, वो ज्यादा होता है तो जो ध्वनि हमें सुनाई देती है क्या वो मंद होती है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि आयाम जितना ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, जो है ध्वनि उतनी ज्यादा प्रबल होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा फॉल्स, यानी आप एफ लिखिए। नेक्स्ट है डी स्टेटमेंट, फॉर ह्यूमन एयर द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास
20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। यहाँ पे कहा गया है कि जो मानव कान होते हैं उसकी जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है या 20 किलो हर्ट्ज है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो आपका आंसर आएगा ट्रू यानी डी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर होगा, नोट करेंगे। अगला स्टेटमेंट है द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जिस भी आवाज की जो है फ्रीक्वेंसी अधिक होती है तो पिच भी वहां पे अधिक होता है। ठीक है, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी होती है उतनी कम पिच होता है। यानी ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, यानी फॉल्स है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। क्या कहा गया है कि ऐसी ध्वनियां जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, ऐसी ध्वनियों को हम संगीत कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो अवांछित या अप्रिय ध्वनि है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शोर कहते हैं। ठीक है, और संगीत क्या होता है, प्रिय ध्वनि। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है, यानी गलत। अगला स्टेटमेंट है नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट। ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवता अशक्तता उत्पन्न करता है। क्या कहा गया है कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है जैसे कि शोर हो गया, क्या ये जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी ट्रू है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि नॉइज पोल्यूशन के कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण बहुत सारी जो है हेल्थ प्रॉब्लम होती है, जिसमें से एक क्या है, हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला स्टेटमेंट है टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड। यानी एक दोलन को पूरा होने में जो समय लगता है उसे क्या कहा जाता है। तो एक दोलन को पूरा होने में जो समय लगता है उसे हम टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे टाइम पीरियड होगा, यानी आवर्त। नेक्स्ट है लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन। यानी प्रबलता को हम जो है कंपन के किस प्रॉपर्टी के माध्यम से समझ पाते हैं। तो अगर हम लाउडनेस की बात करें, प्रबलता की बात करें, तो ये आप एम्पलीट्यूड यानी आयाम के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आपका आंसर होगा एम्पलीट्यूड, यानी आयाम। तो आप लिख सकते हैं loudness is determined by amplitude of vibration। यानी प्रबलता को हम आयाम से समझ सकते हैं या पहचान सकते हैं। अगला स्टेटमेंट है द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का मात्रक है। तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है आपका, हर्ट्ज या फिर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे हर्ट्ज। तो आप लिखेंगे द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। नेक्स्ट है अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड, यानी अवांछित ध्वनि होती है। तो अवांछित ध्वनि किसे कहते हैं आप, नॉइस यानी शोर। तो आपका आंसर होगा नॉइस यानी शोर, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप अवांछित ध्वनि की बात करते हैं तो ऐसी ध्वनियों की बात करते हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो ऐसी ध्वनि आपकी कैसी होती है, नॉइस कहलाती है।
अगला स्टेटमेंट है द श्रिलनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन, यानी ध्वनि की जो श्रिलनेस है, जो तीक्ष्णता है, वो वाइब्रेशन की किस क्वालिटी से डिटरमाइन होती है। तो ध्वनि की जो श्रिलनेस है वो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के माध्यम से हम पहचान पाते हैं। जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतनी ज्यादा जो है तीखी ध्वनि होगी, जितनी कम आवृत्ति होगी उतनी जो है कम तीखी ध्वनि आपको सुनाई देगी। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर देना है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड। एक पेंडुलम है वो 4 सेकंड में 40 बार ऑसिलेट करता है, दोलन करता है। फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, इसका आवर्तकाल और जो है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, पेंडुलम का जो है बताया गया है कि 4 सेकंड में 40 बार ये क्या करता है, ऑसिलेट करता है। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले जो है आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट करेंगे। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी दोलनों की संख्या कितनी है, 40। समय यानी टाइम कितना है, 4 सेकंड। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कितनी है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर टाइम यानी 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 10 हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है, नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड आप निकालेंगे, ठीक है। तो आपको दोलनों की संख्या और टाइम दिया गया है, ठीक है। तो टाइम पीरियड होगा बराबर 1/10 यानी 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो आप लिखेंगे लोलक की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है तथा आवर्तकाल 0.1 सेकेंड है। Frequency of pendulum is and its time period is
0.1 सेकेंड। नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट इट्स विंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड। क्या कहा गया है कि एक मॉस्किटो है, एक मच्छर है, वो क्या करता है, अपने जो पंखों को फड़फड़ाता है और 500 वाइब्रेशन प्रति सेकेंड की दर से वो फड़फड़ाता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन, यानी वाइब्रेशन यानी कंपन का जो है आवर्तकाल आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी, तो आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द विंग ऑफ मॉस्किटो कितना है आपका, 500। टाइम पीरियड पूछा है, यानी आवर्तकाल पूछा है। कितना है, 1/500 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो आवर्तकाल आया है वो 0.002 सेकेंड आया है, तो आप लिखेंगे द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज 0.002 सेकेंड, यानी कंपन का आवर्तकाल 0.002 सेकेंड है। नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, यानी आपको बताना है कि निम्नलिखित जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उनका कौन सा भाग वाइब्रेट करता है, कंपन करता है। पहला है ढोलक, बी है सितार, सी है फ्लूट। सबसे पहले ढोलक की बात की जाए तो आपको पता है कि जब भी हम ढोलक की बात करते हैं तो ढोलक में क्या होती है, झिल्ली होती है, आगे पीछे झिल्ली होती है, जिसे हम हाथों से पीटकर वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ढोलक क्या होता है, ढोलक इट कंसिस्ट ऑफ अ हेड विच इज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ढोलक का जो हिस्सा ऊपर का हिस्सा होता है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन का बना होता है। Vibrations are set into these stretch membrane strings with the head is beaten gently। अब क्या होता है, जो आपके ये खिंचा हुआ जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम हाथों से पीटते हैं और पीटने के कारण ये वाइब्रेट होता है। These vibration produces sound and thus ढोलक produces sound। तो ये जो वाइब्रेशन है ये क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है,
कैसे होती है? वाइब्रेशन, कंपन के कारण, वाइब्रेशन के कारण, जिस कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है सितार। सितार की बात की जाए तो सितार में क्या होते हैं? स्ट्रेच स्ट्रिंग, खिंची हुई तारे होती है, जिनको हाथों से प्लग किया जाता है, वाइब्रेशन में लाया जाता है और ध्वनि उत्पन्न की जाती है। It is a musical instrument. Stretched strings are present in it. तो ये क्या है? ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, और यहाँ पे खिंची हुई तारे होती हैं। Vibrations are produced when the string is plucked, when played. और वाइब्रेशन कब उत्पन्न होती है? जब हाथों से हम इसे खींचते हैं, इनकी जो स्ट्रिंग है उन्हें खींचते हैं। These vibration produce sound, thus sitar produces sound. तो ये जो वाइब्रेशन है ये साउंड उत्पन्न करती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सितार होता है वो साउंड यानी ध्वनि उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है फ्लूइड। फ्लूइड की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है? आपका हॉलो पाइप होता है, एक खोखला पाइप होता है जिसपे होल होते हैं, छेद होते हैं, और आप क्या करते हो? हवा, मुंह से हवा निकाल के इस पे ब्लो करते हो और अपने फिंगर से इसे दबाते हो, जिससे क्या होता है? यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन होता है वो कब होता है? जब आप अपने मुंह से इस पे फूंक मारते हो। फ्लूट, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट विच हैज होल्स इन इट, यानी एक वाद्य यंत्र है जिसमें होल होते हैं, छेद होते हैं। इट इज अ हॉलो पाइप, ये खोखला पाइप होता है। The air inside the pipe is set into vibration when air is blown over its mouth. अब क्या होता है? जब हम अपने मुंह से इसमें हवा जो है इससे पास कराते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, एंड thus produces a pleasant sound. और इस कारण यहाँ पे एक अच्छी साउंड या अच्छी ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो फ्लूट में आपको ध्यान रखना है कि जो बीच का इसका हिस्सा होता है उसे जब हम हवा पास करते हैं और फिंगर से छेदों को बंद करते हैं, खोलते हैं, तो यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सितार की, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको हाथों से वाइब्रेट कर कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, और ढोलक में स्ट्रेच मेम्ब्रेन को हाथों से पीट कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। अब आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है साउंड, इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।